हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैंने सबसे पहले क्लास 6 को स्टार्ट किया है। क्लास 6 को किया है, उसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कम्प्लीटली करा दिया है। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आज आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स के वीडियो है सभी लेक्चर्स देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों सभी लेक्चर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप सभी लाइन से देखेंगे तो आपको सभी वीडियो समझ में आएंगे और मेरी फुल गारंटी है, पूरी गारंटी है कि मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको कहीं भी एनसीईआरटी में कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारा अध्याय 5। हमारा अध्याय 5 है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। उसके पहले हमने पढ़ा था कि कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि खाद्य उत्पादन से भोजन तक। फिर तीसरा हमने पढ़ा था आरंभिक नगर। चौथा हमने पढ़ा था पुस्तकों के बारे में हमने पढ़ा था। और पांचवा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। ओके दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही होगी तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। फेस्टिव सीज़न है तो लोगों ने म्यूज़िक लगाए हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आपको चीज़ें बहुत ही मज़ा देंगी। ओके दोस्तों, और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसा कि जो एनसीईआरटी है वो सारे चैप्टर्स को स्टोरी वे में लिखता है, इसलिए हम लोग एक कहानी से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक लड़का दिख रहा होगा, वो सोच रहा है। चुनाव का दिन जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उस जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उसके नाना ने कहा कि आज हम लोग शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कुछ लोग जो है वो पहले के टाइम पे शासक कैसे बने। लगभग 50-100 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते थे। 50 वर्षों से लोग शासकों का चुनाव किसके द्वारा करते थे? चुनाव मतदान के द्वारा। आज भी वही है, वही प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि जब भी हम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य नेता का चुनाव करते हैं तो हम लोग मतदान के जरिए उनका चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही आयोजन होता था। किसका आयोजन होता था दोस्तों? यज्ञ का। पहला पॉइंट लिखिए कि पहले के समय में लोग यज्ञ आयोजित करते थे और उसके बाद राजा का चुनाव करते थे। तो उसमें से पहला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। आपने अगर रामायण देखा होगा तो उसमें आपने इस यज्ञ के बारे में जाना होगा और सुना भी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ था। ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें क्या होता था दोस्तों कि घोड़ा रहता था, उसको राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। सोचो दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस था कि जिस राजा को राजा बनना है उसने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की। और उस यज्ञ को जब उसने शुरू किया तो उसने एक घोड़े को विचरण के लिए छोड़ दिया। और वो जो घोड़ा था वो राजा की सैनिकों की निगरानी में रहता था। अगर उस घोड़े को किसी राजा ने रोका तो उस राजा को युद्ध करना पड़ता था। किसके साथ? तो जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा के साथ युद्ध और लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। एक तरफ से दोस्तों ये चुनौती वाला पक्ष भी आप जान सकते हो कि अगर राजा को चुनौती देनी है तो आप उसके घोड़े को रोको। अगर राजा को चुनौती नहीं देना चाहते, अगर आप जानते हो कि राजा जो है बहुत ही शक्तिशाली है, तो आप उनके घोड़े को जाने दीजिए। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। ओके दोस्तों, ये जो यज्ञ है वो किसके द्वारा किया जाता था? पुरोहित कौन है? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से आपको बताया है। मैं चाहती हूँ कि आप
कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाऊं और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, फ्री में करूं। मैंने आप लोग को बताया है कि लोग बाहर कई लाखों रुपए दे करके कोर्स परचेज़ करते हैं एनसीईआरटी का, फिर भी उन्हें वो कंटेंट नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं मिलती है जिसे उन्हें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, तो पुरोहित आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पुरोहित वर्ग कैसे होते थे। ओके दोस्तों, इसके लिए उन्हें उपहार दिया जाता था। किन्हें उपहार दिया जाता था? जो लोग यज्ञ में शामिल होते थे उन राजाओं को और पुरोहितों को उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ओके दोस्तों, ये मतलब जो भी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में, वो सभी राजा, उन मेन जो मुख्य राजा है, जो राजा बनने जा रहा है, उसके लिए क्या लाते थे? उपहार। आपको पता है दोस्तों, अभी भी हम जब किसी के घर पे आमंत्रण होता है, हम जाते हैं उनके घर पे, तो हम खाली हाथ नहीं जाते, उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं। तो वही पद्धति, वही प्रक्रिया पहले के ज़माने में भी थी। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। मुख्य स्थान किसका होता था? राजा का, क्योंकि राजा ने ही अश्वमेध यज्ञ जो है ऑर्गेनाइज कराया था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष स्थान पर बिठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध में राजा का सारथी ही उसका क्या होता था दोस्तों? सहचर। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। आपको पता है ना दोस्तों, जो सेनापति लोग हैं वो राजा की क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा उनको पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो राजा अश्वमेध जो भी यज्ञ है करवा रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स, जो भी उसके परिवार के लोग होते थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, सभी को छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। लेकिन जिन राजाओं को आमंत्रित किया गया था, उनका काम होता था कि सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ओके दोस्तों, आप लोगों को मैंने विष के बारे में अच्छे से बताया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि विष का मतलब क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया है कि विष क्या होता है, जन क्या होता है। अगर आप लोग नए हो तो मैं बार बार आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, सारी वीडियोज़ को देखिए। एक सीरीज़ में मैं लेकर जा रही हूँ और मैं यहीं तक नहीं, मैं आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, पूरा 12 तक की हिस्ट्री एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। बस आप लोगों की हेल्प चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, देखो दोस्तों, एनसीईआरटी तो और एडवांस है। वो नहीं चाहती कि आप मेहनत करें, इसलिए हर चैप्टर में वो बता देते हैं कि विष का मतलब क्या है। उन्होंने फिर से बता दिया, विष शूद्रों को माना जाता था। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ओके दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अनुष्ठानों में किसे शामिल नहीं किया जाता था? तो विष या शूद्र लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ओके दोस्तों, अब वर्ण देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स आप टिक कर लीजिए। नोटबुक लिया है तो वहाँ पे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वर्ण लिख के। अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है, वहाँ पर टिक मार्क कर लीजिए। पहला है 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन, व्यापार, और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। ओके दोस्तों, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ओके, 1 मिनट। अब आता है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जो राजा महायज्ञ करते थे ना, वो जन के राजा ना होकर के अब जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद समझो दोस्तों, एक राज्य होता था।
जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ओके दोस्तों, हम लोग मानचित्र 4 में जाते हैं तो हमें जनपद दिखाई देंगे। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आपको ना जनपद दिखेगा। वैशाली जनपद है, मगध जनपद है, कौशाम्बी, उज्जैन, हस्तिनापुर, कौशल, फिर वज्जी, आंग, एक मिनट, ये सारे क्या है? जनपद हैं, महाजनपद। यहाँ पे देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। सब अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है कि यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर जनपद है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे। मतलब जो ये जनपद के लोग हैं, जन मतलब लोगों के बसने की जगह, तो जनपद के लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों कि जनपद के लोग क्या क्या उगाते थे। तो गेहूं, धान, दाल, फिर जौ, गन्ना, तिल, सरसों, ठीक है, ऐसी फसलें वो उगाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोगों का पेशा क्या था, काम क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्र दूषण पात्र के नाम से जाना जाता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बता रही हूँ, आप आगे की स्टडी करेंगे ना तो आपको वो सारी कंटेंट, ये सभी कंटेंट देखने को मिलेंगे। आप खुद शॉक्ड होंगे कि जो बैचलर्स मास्टर्स में चीज़ें आती हैं वो आपको पहले ही क्लास 6 में बता दी जा रही है। ऐसा बता दिया गया है कि जो जनपद के लोग थे वो धूसर और कुछ लाल रंग के मिट्टी का बर्तन बनाते थे और वहाँ से वैसे हमें साक्ष्य भी मिले। और याद रखिए, उसे कहते हैं चित्रित धूसर मृत भांड या चित्रित धूसर पात्र। मतलब हमें जनपद से जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन्हें हम कहते हैं चित्रित। मतलब चित्र उसमें बनाया गया होता था धूसर और थोड़ा उसका कलर थोड़ा सिल्वर कलर होता था और रेड कलर में वो होता था। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी होती थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। ये भी बता दिया गया है कि ये कैसे होते थे आमतौर पर। ये देखिए दोस्तों, ये भी बता दिया गया है कि ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक हमने पढ़ा महाजनपद के बारे में। अब ये भी इम्पोर्टेंट है महाजनपद। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र आएंगी। जनपद, महाजनपद, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। करीब 2500 साल पहले, कितने साल पहले दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हें हम महाजनपद कहने लगे। ओके दोस्तों, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई होती थी। क्या बोला गया है दोस्तों? कई राजधानियों में क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी क्या करना, मतलब राजा की साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और जो भी राजधानियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चारों तरफ से घेर लेना, चारों तरफ सैनिक तैनात कर लेना ताकि कि कोई भी इंसान या बाहरी जो भी दुश्मन है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। और दूसरा, किलेबंदी की मतलब चारों तरफ से जो महल है उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर लेना, उसे भी किलेबंदी कहते हैं। चारों लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी दोस्तों? राजधानी की किलेबंदी करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा है महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर, 3 चीज़ें बताई गई हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। क्या बोला गया दोस्तों
कि ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा लोग थे वो अपनी महल की सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करते थे। अपने महल के चारों ओर वो लकड़ी की और ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे जिससे उनकी महल की सुरक्षा बनी रहे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। मतलब इस तरह हम मान सकते हैं कि किले के अंदर के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहते थे और हम अपने किले के ऊपर नियंत्रण भी रख सकते थे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये सारी जो योजना बनाई गई है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था कि किस प्रकार से हम किलेबंदी करें कि हमारा जो महल है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी हम कोई योजना बनाते हैं ना तो उसके लिए हमें संसाधन तो अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना संसाधन की कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती। अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, वो आपके लिए संसाधन है। आप घर बनाने का सोच रहे हो तो आपके पास पैसा और जो भी कच्चा माल लगता है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये देख रहे हो दोस्तों, ये जो एक दीवार जैसा बनाया हुआ है इसे हम कह सकते हैं कि ये शायद किले की दीवार है। देखो, कौशाम्बी किले यहाँ पे लिखा है दोस्तों, कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका जो निर्माण है संभवतः कितने वर्ष पहले हुआ है, तो 2500 वर्ष पहले हुआ है। ओके, अब राजा सेना रखने लगे थे। मतलब उस टाइम पे लोग राजा क्या रखने लगे थे, सेना। और जाहिर सी बात है, सेना रखेंगे तो उनको नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सेना रखते थे, उन्हें वेतन भी देते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, बट दोस्तों जैसा कि आहत सिक्का आया है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आहत सिक्का उन सिक्कों को कहा जाता है जिन सिक्कों को पीट कर, मतलब किसी चीज़ से मार कर बनाया जाता है, जिसमें आवाज़ आती है, उन सिक्कों को कहते हैं आहत सिक्के। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि सैनिक नियुक्त किए जाते थे, उनको वेतन दिया जाता था, और जहाँ वेतन की बात आएगी तो वहाँ पे कर की बात भी जरूर आएगी। देखिए दोस्तों, सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप एक दूसरे से जोड़ के देखिए। मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को मुझे समझाना है और साथ ही साथ में चीज़ों को याद भी करवा देना है, ताकि मेरे लेक्चर्स के बाद अगर आप एक बार और इसे रिवीजन के तौर पर सुन लेते हो तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कर क्या है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, हमने पढ़ा है, किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, राजा के पास पैसे अपने आप नहीं आ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं, लोगों से इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं आज का अगर देख के बताऊँ तो आज के टाइम पे जैसे कि हमारी जो भी सरकार है, वो सरकार के पास पैसे अपने आप नहीं उगते हैं, वो पैसे वो जनता के पास से ही लेते हैं, कर के रूप में लेते हैं, और उन्हीं कर के पैसों से वो रोड और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, लाइट हुआ, जितनी भी बिल्डिंगें हैं या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजना ये कर के पैसों से ही होती है। और वो जो कर है वो कौन देता है, तो आम जो भी जनता है वो देती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब राजा किला बनवाता था, सेना रखता था बड़ी बड़ी, तो उसे भी संसाधन की आवश्यकता होने लगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होने लगी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से क्या वसूलने लगे, कर। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सारे काम अपने, मतलब वो ऐसा नहीं कि उनके पास अचानक से पैसे आ जाते, नहीं, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, जो भी वो टैक्स लगाते हैं, टैक्स के थ्रू उन्हें जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं उस पैसों से वो सारी योजनाएं करते हैं, स्कीम लाते हैं लोगों के लिए, साथ ही साथ में किसानों की ऋण माफ़ी करते हैं, रेल बनाते हैं, मेट्रो की प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रिजेस बनाते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे रोड बनाते हैं, सभी कुछ वो कर के पैसों से बनाते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए देखिए ये सिस्टम ऐसा नहीं कि अभी लागू हुआ, ये सारे सिस्टम पहले से लागू हैं। इसलिए देखिए दोस्तों, हम इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें हम इतिहास का ही अनुसरण कर रहे हैं।
तो कर वसूलने लगे। किन किन पर कर लगता था ये भी देख लो। फसलों पर, कारीगरों के ऊपर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ओके दोस्तों, पशुपालकों को देना पड़ता था कर, जो पशुओं को पाल रहे हैं। अगर वो जानवर पाल रहे हैं तो उनके ऊपर उन्हें कर देना पड़ता था, टैक्स। व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो भी आखेटक थे, शिकारी वर्ग थे या संग्राहक थे, उन्हें जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आप लोगों के आंसर का, कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होगी मेरे लेक्चर्स में, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करिए, मैं आप सबके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे बनने लगे। जो हल के फाल है ना, लोहे के बनने लगे। ये जो हल के फाल है वो लोहे के बनने लगे। ये सारी चीज़, ये लोहा का बनने लगा। पहले लकड़ी का बनता था, अब किसका बनने लगा? लोहे का। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ठीक है दोस्तों, क्या था ना, पहले लकड़ी था तो खेत को जोतने में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब लोहे का फाल लगा दिया तो आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के लिए धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे और इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। मतलब समझो दोस्तों, कृषि की आधुनिक थोड़ी पद्धति का विकास होने लगा था। लोगों ने खेत की जुताई करना शुरू कर दिया क्योंकि लकड़ी का फाल नहीं, लोहे का फाल आ गया था। और दूसरी चीज़ें कि जब लोहे का फाल आ गया था तो धान की रोपाई करना शुरू कर दिए, बीज छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे धान के पौधे तैयार होते थे, उसमें से धान होते थे और बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे पहले की कंपैरिजन में, और पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। अब देखिए दोस्तों, हम सूक्ष्म निरीक्षण, थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं कुछ महाजनपदों के बारे में, जिसमें से पहला है मगध। ये भी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में मगध के बारे में से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी हो, नेट हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी रेलवे हो, वहाँ से इसके बारे में आपको मगध के बारे में पूछा गया है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के भीतर ही मगध क्या बन गया? महत्वपूर्ण जनपद। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर गुजरती या बहती थी। ओके दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन सी 2 नदियां मगध से होकर बहती थी, तो गंगा और सोन। का यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कौन? गंगा और जो सोन नदियाँ थी वो यातायात के लिए, जल के वितरण के लिए नहीं, सॉरी, जो मगध साम्राज्य है ना, वो इन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। पहला यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो शहर, याद रखना, जो शहर नदियों के पास फला फूला होता है वो बहुत ही और अत्यंत समृद्ध माना जाता है। उसका रीज़न है कि नदियों से उन्हें भरपूर मात्रा में संसाधन प्राप्त होते हैं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। दूसरा देखिए दोस्तों, जंगल तो और संसाधन से भरा हुआ है। आपको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध ही क्यों इम्पोर्टेंट साम्राज्य के रूप में उभरा। ठीक है दोस्तों, आपको यही आंसर लिखना है। पहला रीज़न कि आसपास 2 नदियाँ थी, गंगा और सोन। दूसरा कि जंगल जैसा एक समृद्ध संसाधन था वहाँ पर। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसे कहते हैं दोस्तों संसाधनों का सही रूप से इस्तेमाल करना। तो हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में लगाया जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से साम्राज्य में अधिक हाथी पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है मगध। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। सोचो दोस्तों, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें सुविधा मिल जाए तो वो साम्राज्य क्यों विकसित नहीं होगा? जाहिर सी बात है। बट ये एक एक लाइन, जो भी मैं लाइन बता रही हूँ ना, लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं आंसर कैसे लिखूँ। ये सारे आंसर ही दिए गए हैं दोस्तों। आप ये सब चीज़ें लिखेंगे ना, आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। पहला रीज़न नदियाँ, दूसरा रीज़न है जंगल,
ठीक है, नदियाँ, फिर जंगल, पॉइंट डालिए, नोट्स में लिखिए, कैसे नोट्स बनाते हैं वो बता रही हूँ आपको, और कोई बताएगा नहीं आपको। नोट्स बनाने के लिए अलग पैसे ही लेंगे कि कैसे आइए नोट्स कैसे बनाते हैं, इसका अलग कोर्स परचेज कीजिए, तो सब आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तीसरा पॉइंट डालिए कि जो जंगलों से घर, गाड़ी, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, इसके अलावा लोहा यश की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, सबसे इम्पोर्टेंट है शक्तिशाली शासक बिम्बिसार, अजातशत्रु, ये थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद, आपने देखा हो, सुना होगा इनके बारे में, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, ओके दोस्तों, आधुनिक राजगीर इसे हम कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स फिक्स कर लीजिए, पूछा जाता है मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह। बाद में कहाँ बनी, पाटलिपुत्र, आज का पटना। ओके दोस्तों, सब कुछ ये जो मगध साम्राज्य है पूरा इंपॉर्टेंट है। पहला राजधानी था राजगृह, जिसको हम क्या कहते हैं आज के ज़माने में, राजगीर, और दूसरा था पाटलिपुत्र जो है आज का पटना। 2300 साल से पहले की भी बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सोचो दोस्तों, मगध का इतना नाम था, वो साम्राज्य इतना प्रचलित था कि जब सिकंदर ने कहा कि चलो हम मगध की ओर कूच करते हैं, तो उनके सामने से उनके सैनिकों ने ही इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। जो सिकंदर के सैनिक थे उन्होंने सामने से इनकार कर दिया कि हम नहीं लड़ने जाएंगे। उसका रीज़न है कि जो भारत के शासक है, मगध के शासक है, उनके पास पैदल सैनिक, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ओके दोस्तों, दूसरा प्रमुख महाजनपद है वज्जी। ओके, अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब हम वज्जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। उसके नज़दीक क्या था, वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जिसे आज हम क्या कहते हैं, बिहार। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, बिहार को पहले क्या कहा जाता था, वैशाली। यहाँ एक अलग, जिसका भी नाम वैशाली है, समझ लीजिए वो आज का क्या है, उसका नाम बिहार है। बिहार को क्या कहा जाता है, वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वज्जी में कैसी शासन व्यवस्था थी, तो आपको लिखना है गढ़ या संघ। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति मतलब गढ़ और संघ होता था ना, उसका प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभी लोग एक साथ संपन्न करते थे क्या, अनुष्ठान। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। मतलब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जैसे कि हमारा आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, सारी जो भी वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और जितने मंत्री है, टेलीफोन मिनिस्टर, रेलवे, रक्षा, सभी लोग एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ थी, वज्जी में देखने को मिलती थी। गढ़ और संघ व्यवस्था थी, और गढ़ और संघ में जितने लोग भी होते थे, सब लोग साथ में बैठकर अनुष्ठान करते थे। सभी का ओहदा समान होता था, सभी का पद समान होता था, और सभी लोग बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए यह तय करते थे कि क्या करना है, किस प्रकार करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन कौन हिस्सा नहीं लेता था, स्त्री, दास और कमकार, मतलब काम करने वाले, जो भी नहीं, कुम्हार, बढ़े और लोहार, ये मतलब जो व्यवसाय, जो जिनका ये व्यवसाय होता था, ऐसे लोग, स्त्रियां, दास और कमकार, वो सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। ओके दोस्तों, ये एक छोटा सा स्टोरी जैसा दिया है, यहाँ पे जानते हैं क्या है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय से मिलता है। वज्जी के बारे में जितनी भी जानकारी है दिग् निकाय से मिलती है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो दिग् निकाय है ना, वो बौद्ध साहित्य है,
जैसे कि हमारे हिंदू धर्म का साहित्य है, वैसे दिग्ग निकाय बौद्ध साहित्य है। दिग्घ ग्रंथ है। दिग्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिस पर बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ये जो दिग्घ निकाय है ना दोस्तों, इसे करीब 2300 वर्ष पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और वज्जी संघ, ठीक है, अजातशत्रु और वज्जी संघ, देखिए दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, पढ़ते हैं। ये स्टोरी है दोस्तों, आप इसे पढ़ेंगे। देखिए लिखा है वज्जी के बारे में कि वे पूर्ण नियमित सभाएं करते होंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे होंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहे होंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें वज्जी के बारे में बताई, ओ गॉड एक मिनट, बताई गई है, ठीक है। आते हैं, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। बहुत सारे शक्तिशाली राजा है जो कि क्या जीतना चाहते थे, संघ। कहाँ का संघ, वज्जी का संघ, गड़िया संघ। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उनका राज्य कितने साल पहले तक चलता रहा, 1500 साल पहले तक उनका राज्य चलता रहा। मतलब आज से 1500 साल पहले तक वज्जी जो साम्राज्य, उनका साम्राज्य चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय कर लिया और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। मतलब आप समझ सकते हो कि अब इनके बाद महाजनपद में अजातशत्रु, देखिए दोस्तों यहाँ पर ना टुकड़ों में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, महाजनपद में जैसा कि हमने पढ़ा ना कि अजातशत्रु और बिंबिसार ये लोग मौर्य वंशज थे, ठीक है। मौर्य के बाद क्या आता है, गुप्त, फिर गुप्तोत्तर। मौर्य आता है, फिर मौर्योत्तर आता है, गुप्त आता है, फिर गुप्तोत्तर आता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। बस बोल रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको वो कंटेंट दूंगी जो आपको एकदम डीप में एक एक चीज़ बताऊंगी, आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। मेरी पूरी गारंटी है कि मेरा लेक्चर्स लेने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको मैं E से लेकर Z तक जितनी भी हिस्ट्री के बारे में चीज़ें हैं, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मेरे फ्री यूट्यूब चैनल पर। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों कि आप मेरे चैनल को एक थोड़ा सा आलस को दूर भगाना है। पता है ठंडी का मौसम है तो आप लोग की जो हाथ है वो रजाई के अंदर से तो निकलेंगे नहीं। एक लाइक ही करना है दोस्तों, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप लोग भी समझिए मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, सारथी तो नहीं करता था, पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं? हाँ मिले हैं। चित्रदूषण पात्रों में अनाज रखा जाता था? हाँ। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद थे? हाँ राइट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, उसे याद करिए, बहुत अच्छा लगता है। नए शासक हुए 3000 साल पहले, महाजनपद हुआ 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण हुआ है दिग्घ निकाय के अनुसार 2300 साल पहले, और गढ़ और संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ है। मतलब 1500 साल पहले तक ये सारा साम्राज्य चल रहा था। ओके दोस्तों, आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया हो, आपको नई चीज़ें जानने को मिली हुई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा राज्य कैसा था, उनके राजा कैसे थे, और प्राचीन गढ़ राज्य कौन था, जिसमें हमने पढ़ा मगध। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों वज्जी राज्य के बारे में पढ़ा। राजा क्या करते थे? ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। अश्वमेध यज्ञ करते थे, यज्ञ कैसा होता था, कैसे अनुष्ठान किए जाते थे, किन को अनुष्ठान करना होता था, कौन सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया दिखता था, ये सब कुछ दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर्स में कंप्लीट करा दिया है। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा साथ देना है और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके दोस्तों।